हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस हेलो अल्केन हेलो अरिन चैप्टर। तो हमारा हेलो अरिन का पार्ट चल रहा था और उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अरिन्स देखी। आपने ये समझा कि हेलो अल्केन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से होती थी वो हेलो अरिन्स में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके 4 रीजंस भी देखे। फिर भी अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मुमकिन है। तो अगर ऐसी मुमकिन रिएक्शंस है तो कौन सी हो सकती है? तो ये हैलोजन को रिप्लेस करना है और उस हैलोजन वाले कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना है। सो साइनाइड को आप वहां पे लगा सकते हो हैलोजन को रिप्लेस करके, NH2 को लगा सकते हो या OH को लगा सकते हो। वैसे बहुत सारे लगा सकते हैं लेकिन ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है जो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो OH को अगर आप लगाते हो तो वहां पे फिर से 2 टाइप्स है, एक है रैशिक प्रोसेस और दूसरी है डाउस प्रोसेस। तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप में आते हैं। पहले कुछ तो भी ऐड होगा और बाद में कुछ तो भी रिमूव होगा, ठीक है। सो ये एडिशन एलिमिनेशन टाइप वाली रिएक्शंस होती है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन याद रखिए। तो डाउस प्रोसेस में जो है हमने देखा कि किस तरीके से हेलो अरिन फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, इसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे NaOH के साथ ट्रीट करना पड़ता था और उसके बाद उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ता था तो आपको फिनॉल मिल जाता था। तो बहुत ड्रास्टिक टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन चाहिए होती थी, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं 623 चाहिए, उसके आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अगर सूटेबल पोजीशन पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते हैं हेलो अरिन के तो ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस हुआ था रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरिन्स के ऊपर। सो अगर हेलो अरिन हम जानते हैं इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो नाइट्रो जैसा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं तो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH- ऐड हो जाएगा। सो इट इज एडिशन एलिमिनेशन दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस रिएक्शन में हमने देखा था कि नाइट्रो अगर हम ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगाते हैं तो आपका टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम हो गया, 443 पे आ गया और प्रेशर जो गायब भी हो गया डाउस प्रोसेस का और आपको फिनॉल मिल गया, लेकिन वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल के कैटेगरी में आएगा। अगर ऑर्थो या पैरा दोनों तरफ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डायनाइट्रोफिनॉल आपको मिलने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ 368 केल्विन आई थिंक सो, तो टेम्परेचर और कम हो गया। और अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन हम यूज करते हैं, 3 पोजीशंस पे क्लोरीन लगाते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से यहाँ पे तो NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली वार्म वाटर अगर आप यूज करते हो तो इमीडिएटली आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड मिल जाता था। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की, होप आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको मैकेनिज्म से भी बताया कि क्यों रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा या ऑर्थो पे लगाए जाते हैं। रिएक्टिविटी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेटा पे लगाया जाए, ऑब्वियसली वो प्योर क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बिकॉज भले ही वहां पे रेजोनेंस का कुछ रोल नहीं रहेगा, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। हाउएवर ऑर्थो पैरा नाइट्रो वाले जो ग्रुप्स है उससे उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। तो मैंने आपको उसका रेजोनेंस ड्रॉ करने के लिए कहा था और देखने के लिए कहा था कि देखिए रेजोनेंस ज्यादा होते हैं या 3 ही होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन में। तो आपको ये नोटिस हो गया होगा, प्योर क्लोरोबेंजीन में जैसे 3 रेजोनेंस होते हैं वैसे 3 रेजोनेंस मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया जाए तो, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन। अब जाते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन की तरफ। अब फर्स्ट रिएक्शन को मैंने क्या नाम दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसको कैपिटल B देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरिन्स। नाउ दिस इज सेकंड रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कल शायद से मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं अगर आपको पता है पहले ही तो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज SE या ARAC रिएक्शंस। तो हमने अरिन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में पढ़े हैं 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। जहां पे बेंजीन आता है दोस्तों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम ज्यादा अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज करके होती ही है। पहली है हैलोजन नाइट्रेशन, दूसरी है सल्फोनेशन, तीसरी है हैलोजनेशन, फोर्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन
एंड फिफ्थ विल बी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये 5 रिएक्शंस यहाँ पे थी। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता था, आपको मैकेनिज्म भी याद होगा। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता था, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है लेकिन बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर देता है। तो बाद में लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाता था और आपको जो मिल जाता था आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे भी एडिशन एलिमिनेशन होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है फिर हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो ये जो रिएक्शन थी इसमें हमने 5 रिएक्शंस तो देखी थी। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको कल के लेक्चर में आई थिंक सो बताया था, मुझे याद आ रहा है अभी कि कल के लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है सेम वैसी रिएक्शंस यहाँ पे भी होती है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं इसको। तो वैसी रिएक्शंस यहां पे भी होती है आपके हेलोअरीन्स में, लेकिन हेलोअरीन्स में जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो थोड़ी सी लेस होंगी या स्लो होंगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये स्टेटमेंट मैंने आपको कल दिया था, याद होगा अगर आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो होता क्या आहे हे तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता, मी लिहून काय देणार नाही तुम्हाला, हे हवं असेल तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता। सो हा बेंझिन आहे आणि हा आहे तुमचा सपोज क्लोरोबेंझिन। दोघं सुद्धा बेंझिन पजेस करतात, बेंझिन रिंग आहे म्हणजे इथे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होणार आहे फॉर शुअर। पण प्रश्न असा आहे की या दोघांमध्ये जास्त रिएक्टिव्ह कोण, तर बेंझिन जास्त रिएक्टिव्ह असतो ॲज कम्पेअर्ड टू हेलोअरीन। का? तर याचं पहिलं रिझन तुम्हाला हे देता येईल मला। सो तुम्ही बघू शकता क्लोरीन हा मायनस आय इफेक्टने इलेक्ट्रॉन खेचतो, मी तुम्हाला हजारदा सांगितलेलं आहे। क्लोरीन इज अ मायनस आय ग्रुप, सो इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग मेकिंग बेंजीन पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। ये दोनों कार्बन नीचे वाले दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन में दोनों भी कार्बन के ऊपर सेम चार्ज होता है, ये भूलना नहीं। तो ये दोनों कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव हुए, ये दोनों कार्बन लास्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पार्शियल 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 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट होल बेंजीन रिंग इज एक्सपीरियंसिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो आपका हैलोजन जो है डीएक्टिवेटर ऑफ रिंग बन रहा है। मैंने आपको अरीन नाम के चैप्टर में जब पढ़ा रहा था तो कहा था कि हेलो अरीन में फिर से दोबारा से रिवाइज होगा कि हैलोजन्स क्यों डीएक्टिवेटर है लेकिन उसके बावजूद ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर या ऑर्थोपैरा डायरेक्टर जैसा अजीबोगरीब बिहेवियर पजेस करते हैं। इसकी जो रिवीजन है एक बार फिर से यहाँ पे हेलोअरीन्स में हम लेने वाले, तो उस मादे के मुताबिक मैं ये रिवीजन लेगा। सो क्लोरीन जो है आपके बेंजीन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट के तहत पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट कर रहा है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज डीएक्टिवेटर of ring due to minus I effect। तो अगर आपका बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो चुका है इस क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो अगर हम जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर भी जा सकता है। दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पे रहेगी जाने की? बेंजीन में। क्यों? बिकॉज यहाँ का बेंजीन विकारी है, ये भी विकारी है। विकारी जब यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो रिपल्शन महसूस करेगा, वैसा कुछ विकारीपन यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जाने में आसानी होगी। तो ये रीजन है कि क्यों बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हेलोअरीन। या उल्टे केस में बात करेंगे, हेलोअरीन गिव्स स्लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। हे त्याचं रीजन। अब दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रोफाइल देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो स्लो होंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए तभी जाके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो सिर्फ एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सॉरी दो जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो तो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इस बेंजीन रिंग के, सो ये लोन पेयर नीचे आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आपके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर से कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर पैरा पे जाएगा। अब ये पैरा पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑर्थो पे जाएगा।
तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही जगह पे दिखा दिए। तो आप देख सकते हो थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, थ्रू प्लसर इफेक्ट, क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो उसको कहां पे डायरेक्ट किया जाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो हम ये भी लिख लेते हैं, ऑलरेडी मैं आपको जीओसी में लिख के दे चुका हूं, दे आर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। सो प्लस आर इफेक्ट के तहत वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन भी करते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जाके बैठेगा और ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो या हेलोअरिन्स का करते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। ये देखने को मिला है प्रैक्टिस में कि तीनों जगह पे नहीं जा पाएगा बिकॉज बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाला है। तो इसी वजह से या तो वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट देगा या पैरा वाला प्रोडक्ट देगा या फिर मिक्सचर देगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन या पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन। तो दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन स्टेबल रहेगा बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस एज मिनिमम एज पॉसिबल वहां पे होगा। इसी वजह से पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन्स विल बी मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू ऑर्थो। हाउएवर दोनों भी प्रोडक्ट्स जो बनने के चांसेस है वो स्लो है एज कंपेयर टू बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स। क्लियर है क्या क्या बोला मैंने? ओके, सो यू टेक स्क्रीनशॉट और फोटो और इसको जो भी मैंने बड़बड़ किया उसको पॉज करके आपको अगर चाहते हो तो लिख लो, या एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन ये इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी वाला छाप सकते हो आप, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उतना वाला, और ये डायग्राम उसके नीचे ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर रेडी रेफरेंस। ठीक है, सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल रिएक्शंस ऑफ हेलोइन्स। हाँ, तो और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको। सपोज आपको चार स्ट्रक्चर दिए हैं, आपको दिया है क्लोरोबेंजीन फर्स्ट, आपको दिया है बेंजीन सेकेंड, आपको दिया है फिनॉल थर्ड, और आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन फोर्थ। और आपको पूछा कि इन चारों स्ट्रक्चर्स को उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखिए। अब वो डिक्रीजिंग पूछेंगे या इंक्रीजिंग है उनकी मर्जी, हम डिक्रीजिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक आहे, सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट कोण रिएक्ट होईल? आता आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रोफाइल जो आहे तो भिकारी असतो, त्याला जर कोणी निगेटिव्ह चार्ज देत असेल तर त्या निगेटिव्ह चार्ज कडे तो खूप फास्ट रिएक्ट होईल की नाही। मग आता आपल्याला बघावं लागेल या चारीपैकी कोण बेन्झीनवर निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट करतोय, तिथे तो पटकन जाणार। ठीक आहे, तो तुमच्या लक्षात येईल की हा जो अल्कोहोल आहे आपल्याला माहिती हा स्ट्रॉंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आहे, स्ट्रॉंग आहे। ठीक आहे, तर हा स्ट्रॉंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आहे, स्ट्रॉंग ऍक्टिवेटर पण आहे बेन्झीन रिंगचा, आणि हा स्ट्रॉंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पण आहे। ठीक है, सो इट इज स्ट्रॉंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एज वेल एज इट इज स्ट्रॉंग ऍक्टिवेटर। सो हा निगेटिव्ह तर करतोच आहे आपल्या बेन्झीनला आणि आपल्या ऑर्थो पैरा पोझिशनला सुद्धा निगेटिव्ह करतोय। सो ऑब्वियसली आपला जो इलेक्ट्रोफाइल आहे तो इथे सगळ्यात पटकन जाण्याची शक्यता आहे। आपण बाकीच्यांचे बघून घेऊ। आता जसं की सांगितलं मी क्लोरोबेन्झीन मध्ये तो बेन्झीनला पॉझिटिव्ह करतोय पण ऑर्थो आणि पैरा पोझिशनला निगेटिव्ह करतोय। इथे बघितलं नायट्रो इज अ पॉवरफुल deactivator, strong deactivator, as well as it is strong meta director। सो आपली बेन्झीन रिंग इथे पॉवरफुल डीएक्टिवेट होणार आहे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कुठे सगळ्यात कमी जाणार? फर्स्ट आणि फोर्थ मध्ये, कारण बेन्झीन भिकारी झालेली आहे। बेन्झीनवर अटॅक तर व्हायला पाहिजे तर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होणार। तर या इलेक्ट्रोफाइलला फर्स्ट वर आणि फोर्थ वर जायला प्रॉब्लेम येईल की नाही?
ओके. सो हे दोघं तर कमी रिॲक्टिव्ह आहेत. आता सेकंड आणि थर्ड मध्येच रिॲक्टिव्हिटी बघावी लागेल. सेकंड मध्ये न्यूट्रल आहे, प्लस पण नाही मायनस पण नाही, आणि थर्ड मध्ये सगळीकडे मायनस आहे. ऑब्व्हियसली या भिकाऱ्याला इथे जास्त इंटरेस्ट असेल ना. सो सगळ्यात जास्त रिॲक्टिव्हिटी कुठे असेल? थर्ड वर असेल. 3 विल बी द मोस्ट रिएक्टिव. उसके बाद कौन आएगा? सेकंड. अब फर्स्ट एंड फोर्थ में बात चल रही है, तो फोर्थ में अगर आप देखते हो तो बेंजीन भी बिकारी है, आपके ऑर्थो पैरा भी बिकारी है. यहाँ पे बेंजीन बिकारी है लेकिन ऑर्थो पैरा निगेटिव है. और हम जानते हैं ये जो क्लोरीन होता है ये जो है वीक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और लेकिन ये वीक डीएक्टिवेटर भी है. तो ये प्लस चार्ज से समझ में आ रहा है. अगर ये बहुत ही कम डीएक्टिवेट कर रहा है नाइट्रो की कंपैरिजन में, माइनस आई इफेक्ट से वजह से डीएक्टिवेशन होने वाला बेंजीन रिंग पे, तो Nr3 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, नाइट्रो, साइनो, सल्फो, अल्डो, कीटो, ऐसी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, तो नाइट्रो के कंपैरिजन में बहुत ही कम माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा. तो इधर जो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसके कंपैरिजन में कम रहेगा फोर्थ वाले की. तो इसलिए मैंने चार्ज भी देखो छोटा दिखाया बेंजीन पे. तो ऑब्वियसली अभी इलेक्ट्रोफाइल को ये फर्स्ट एंड फोर्थ पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होंगी. लेकिन कंपैरिजन करना ही है तो फर्स्ट के केस में वो ज्यादा आसानी से जा पाएगा. एक तो पॉजिटिव चार्ज कम एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज क्लोरीन इज लेस माइनस आई ग्रुप एज कंपेयर्ड टू नाइट्रो. सो नाइट्रो बहुत पावरफुल डीएक्टिवेशन कर रहा है, तो आपका क्लोरीन वीक डीएक्टिवेशन कर रहा है. इसी वजह से पहले आएगा अभी फर्स्ट और उसके बाद आएगा फोर्थ. सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट. सो आई एम जस्ट रबिंग दिस. अब हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जो 5 रिएक्शंस में डिवाइड की गई है. फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन. अब आप लोग ये सारे रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कर चुके होंगे. मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही बताया था. इनको अच्छे से लर्न कर लो. 12th के हर चैप्टर में जहां जहां पे बेंजीन नजर आएगा वहां पे रिएक्शंस कम ज्यादा अमाउंट में या फिर थोड़े बहुत चेंजेस में नजर आ जाएंगे. सो नाइट्रेशन रिएक्शन हम पहले लेंगे. तो यहाँ पे हम हेलोअरीन की रिएक्टिविटी देख रहे हैं, हेलोअरीन्स की रिएक्शन देख रहे हैं. तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज क्लोरोबेंजीन. नाइट्रेशन में क्या यूज करते हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इस मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, आपको याद होगा तो. और ये हमेशा 1:2 प्रोपोर्शन में होता है. नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज अ बेस, और वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है? नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव, बराबर ना. And concentrated sulfuric acid is acting as the acid. So basically nitration reaction is nothing but acid base equilibrium reaction. तो हमें उसमें फिर से जाना नहीं है, हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिटेल में पढ़ा है विद मैकेनिज्म. सो नाइट्रो ग्रुप विल रिप्लेस either hydrogen of ortho or hydrogen of para. Why? Because chlorine is ortho para director. क्लोरीन हा ऑर्थो पॅरा डायरेक्टर आहे, तर एक तो ऑर्थोचा हायड्रोजन रिप्लेस होईल किंवा पॅराचा. आपण मेकॅनिझम पाहिलाय म्हणून मेकॅनिझम मध्ये आपण जाणार नाही. डायरेक्टली आपण ऑर्थो आणि पॅरा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनवूया. समजा आपण इमॅजिन करू पॅराचा हायड्रोजन रिप्लेस केला तर इथे नाइट्रो लागून जाईल. सो इट इज पॅरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या हम IUPAC नाम लिखते हैं. 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन IUPAC के हिसाब से जो है आपके नाइट्रेशन में जो है नाइट्रो एंड क्लोरो में देखो दोनों भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है. आपके बेंजीन के IUPAC रूल्स का 4th या 5th रूल है. जब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कोई सफिक्स नहीं होता है तो आपको बेस नेम डिसाइड करना पड़ता है एज पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रायोरिटी. तो नाइट्रो पहले आता है एज कंपेयर्ड टू क्लोरो इन केस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के प्रायोरिटी टेबल में. सो नाइट्रोबेंजीन विल बी इट्स नेम एंड नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी एज दैट ऑफ लोवेस्ट सम. अब यहाँ पे फर्स्ट देते तो इसको 4 नंबर आएगा, 1 + 4 विल बी 5. ऊपर 1 देते तो नीचे 4 आएगा, 1 + 4 विल बी 5. लोवेस्ट सम रूल विल बिकम फेल. इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई अल्फाबेटिकल नंबरिंग रूल. क्लोरो का C, नाइट्रो का N, पहले कौन आता है? क्लोरो का C. इसी वजह से इसको इस तरीके की नंबरिंग है. सो इसका नाम रहेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो
बेंजीन। जैसे कि कहा था यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इसीलिए इट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मेजर। सेकेंडली ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन रिमूव होगा और नाइट्रोजन उसकी जगह पे लग जाएगा, तो आपको मिलेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग नेक्स्ट प्रोडक्ट नाइट्रो जो ग्रुप लगेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। सो इसका नाम रहेगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई वो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इज इट ओके? सेकंड समझ लो। इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट्स कोई काम के नहीं है, बहुत सारे बनते हैं, वो HCl वगैरह बनेंगे, हम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा सर यहाँ पे तो एक ही लिया है, यहाँ पे दो कैसे? मूर्खन ने कॉमन सेंस वापरा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रहेंगे, सो उसमें से मैक्सिमम मोल्स जो है ये बनाएंगे और बहुत ही थोड़े कम मोल्स वो बनाएंगे, या फिर वो बनेगा भी नहीं, वो डिपेंड करता है वो रिएक्शन के ऊपर। हमने जानते क्या बनेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए ये मेजर रहेगा, इतना फिक्स रहेगा, दैट्स इट। सो नाइट्रेशन के बाद हम देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, फिर से हम क्लोरोबेंजीन लेते, आपने इसके हाइड्रोजन एक्सपांड नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, बिकॉज क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते थे, आपको याद होगा H2SO4 इन ब्रैकेट SO3, दैट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम जिसको हम कहते हैं, बहुत से और भी नाम है जो आपको मैंने बताया है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में कहा है इसको डायरेक्टली H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्रीट किया तो भी रिएक्शन मिलती है। वैसे उससे ज्यादा अच्छा ओलियम होता है, फिर भी चलो आपके एनसीईआरटी में दिया है तो हम इसको लर्न कर लेते हैं। तो इससे कौन सा ग्रुप निकलेगा, SO3 एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हीट यूज करेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो SO3 है इस H को निकाल लेगा, SO3H बनेगा, फिर चिपकेगा, या SO3 इस हाइड्रोजन को निकालेगा, SO3H बना के फिर चिपकेगा। तो चलो पहले पैरा वाले हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, SO3 के साथ वो जुड़ जाएगा, SO3H बनेगा एंड पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो यू विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट, क्लोरीन एज इट इज, पैरा पोजीशन पे SO3H प्लस दूसरा कौन सा बनेगा, क्लोरीन एज इट इज, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H। अब ऊपर जैसे सिचुएशन यहाँ पे नहीं नाम लिखने के लिए, SO3H इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके पास सफिक्स है, तो कुछ भी हो जाए हमें उसी को फर्स्ट नंबर देना है, इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा। सो इट इज व्हाट, 4 क्लोरो बेंजीन, जागा नहीं म्हणून खाली लिहितोय, नाही तर कंटिन्युअसच लिहायचं, सल्फोनिक एसिड, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये कौन रहेगा, 2 क्लोरो, इसको फर्स्ट आएगा इसको सेकंड आएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस विल बी योर माइनर। अगेन वही लॉजिक, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा हो, इसको एक्सपांड करेंगे तो समझ में आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सल्फोनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सपोज हैलोजनेशन। सो हैलोजनेशन में हम क्लोरीनेशन जनरली देखते हैं, बिकॉज ब्रोमिनेशन का ब्रोमीन फिर से बड़ा मॉलिक्यूल है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसी वजह से। तो हम फिर से लेते हैं हमारे बेंजीन को, क्लोरोबेंजीन, आई एम सॉरी, सो उसका ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एक्सपांड कर लिया, बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, तो वही रिप्लेस होने वाला है। क्लोरीनेशन के लिए हम Cl2 लेते थे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आप यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 पे ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा जो है एनहाइड्रस FeCl3 लेना चाहिए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करेंगे, ओके। डार्क कंडीशन में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे यूवी लाइट आता है तो बेंजीन फ्री रेडिकल एडिशन में भी जा सकता है, तो हर जगह पे आप डार्क कंडीशन यूज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक आहे। डार्क कंडिशन म्हणजे काय, सावलीमध्ये किंवा सगळे पडदे पडदे बंद करून सनलाइट आतमध्ये येता कामा नये, अशा पद्धतीने अरेंज करून आपल्याला रिएक्शन करायची है। सो क्लोरीन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा दोस्तों, क्लोरोनियम आयन,
आप जानते हो मैकेनिज्म में Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा या Cl माइनस FeCl3 के साथ जुड़ जाएगा, Cl प्लस बनेगा, वो जाके अटैक करेगा, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। तो Cl पॉजिटिव विल रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड गेट्स इटसेल्फ अटैच्ड टू द ऑर्थो पोजीशन और Cl विल अटैक एट द पैरा पोजीशन। सो हम पहले पैरा वाला प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ये Cl ऊपर एज इट इज, एक Cl नीचे लगा, दूसरा Cl ऑर्थो पोजीशन पे लगा, ठीक है। सो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन विल बी द कॉमन नेम, IUPAC नेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी फर्स्ट दो दूसरा फोर्थ पे जाएगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, this will be your major product, whereas 1,2 dichlorobenzene, this will be your minor product. Alright, so these are the three reactions. मला नाही वाटत तुम्हाला काय अवघड गेलं असेल, एरोमॅटिक हायड्रोकार्बनच्या या रिएक्शन समजले असतील तर या रिएक्शन 2 मिनिटात कळले असतील, तुम्हाला काहीच अवघड नाही। मी म्हणले होते तुम्हाला 11वी थोडीशी अवघड आहे, ती एकदा समजली की 12वी एकदम पटापट समजते, काहीच अवघड वाटत नाही। बघा चॅप्टर किती पटकन संपायला लागलाय, काहीच जास्त टेन्शन त्याच्यामध्ये नसतं। तर स्क्रीनशॉट घ्या आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या। रब करायचंय, ठीक आहे। 3 झाले, अजून 2 बाकी आहेत। फ्रेडल-क्राफ्टच्या ज्या 2 रिएक्शन आहेत, अल्कायलेशन आणि असायलेशन, त्या बघून घेऊ। सॉरी, रिएक्शनचं नावच प्लेस करायचं। FC अल्काइलेशन, तो यहां पे हम फिर से बेंजीन लेते, क्लोरोबेंजीन लेते, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एक्सपांड कर लेते। अल्काइलेशन है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लो, चलो मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, बिकॉज बड़ा अल्काइल हैलाइड लेने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ सकता है अगर ऑर्थो पे लगता है तो इसलिए मैंने छोटा वाला लिया है, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे कैटलिस्ट सेम होते हैं हम जानते हैं, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर होती है हेलोअरीन्स को एज कंपेयर टू बेंजीन, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो एनहाइड्रस AlCl3 आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है आप एनहाइड्रस FeCl3 को भी भाव दो, या सिर्फ फेरस भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, प्योर आयरन, तो भी रिएक्शन हो सकती है, डार्क कंडीशन में करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस या तो पैरा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या ऑर्थो वाला, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे CH3 या फिर क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे CH3। तो इसका IUPAC नेम है, अब क्लोरीन या मिथाइल किसको भाव दे, मिथाइल क्लोरीन को भाव देंगे। सो 1 क्लोरो, बिकॉज दोनों के पास भी कोई सफिक्स नहीं है, सो इन दैट केस हमें बेस नेम डिसाइड करना पड़ेगा, तो क्लोरोबेंजीन विल बी द बेस नेम, बिकॉज प्रायोरिटी टेबल में क्लोरीन पहले आता है, अल्काइल का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो इन दैट केस इट इज 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। या इट इज टोलिन आल्सो, पैराक्लोरोटोलिन भी कह सकते हो आप इसको। और ये जो रहेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका रहेगा माइनर, ऑर्थोक्लोरोटोलिन विल बी देयर। झालंय लिहून, ऑलराइट। 5th रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन कब कहा जाएगा, जब पर्टिकुलरली वो अल्काइल ग्रुप CH3 होगा तब, तो हम उसको एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। तो मैं एसिटाइल ग्रुप ही लेने वाला हूं, एसिटाइलेशन ही करेंगे हम।
सो हम क्लोरोबेंजीन वंस अगेन लेते हैं, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन रिप्लेस रिमूव एक्सपांड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड, या फिर हम ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO टेकन ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो है कंडेंस्ड फार्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। इनमें से कुछ भी रहे, ये क्या जनरेट करेगा, एसिटाइलियम कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, या असाइलियम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला था, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो अगेन प्रेजेंस ऑफ सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो आपको याद रखना, थोड़ा सा विगरस कंडीशन चाहिए, तो एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पे आप FeCl3 यूज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो एसिटाइलियम कार्बोकेटाइन बना है, ये हाइड्रोजन ऑर्थो वाले रिप्लेस कर सकता है या पैरा वाले रिप्लेस कर सकता है। आप देख सकते हो ऑर्थो पे लगा देंगे इतना बड़ा ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाला है, पैरा वाला ही यहाँ पे भी मेजर हो जाएगा। सो इन दैट केस यू विल ऑप्ट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लोरीन C11O CH3। अगर फ्लोरीन को हटा देंगे तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है बेंजीन C11O CH3, इट इज एसिटोफिनोन इफ यू रिमेंबर। सो ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन है, या फिर ये एसिटोफिनोन के ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप को नाम दे सकते हैं, इसलिए इसका IUPAC नाम बनेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। सिंस स्टेरिक हिंड्रेंस इज मिनिमम, इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। दूसरा जो बनेगा वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिटोफिनोन होगा, ऑर्थो पोजीशन पे C11O CH3 लगेगा, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, सो इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। सो इट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। आय होप सगळ्यांना या पाचही रिएक्शन समजल्या असतील। बेंझिन सारखेच रिएक्शन्स आहेत, फक्त क्लोरीनच्या ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिव्ह नेचरमुळे अशा पद्धतीने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिळतात। त्यात सुद्धा पॅरा पोझिशन वाला प्रोडक्ट मेजर असेल, कारण की तिथे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस असणार। इथे डार्क कंडिशन आहे बघा, ते काय परत घ्यायची गरज नाही, कॉमन सेन्स से लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे, नाही लिहिलं तरी चालतं ते। ठीक है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ फोटो और नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। वी हैव एंडेड हियर आवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स एज वेल। ठीक है, रब कर दूं। ऑलराइट, now let us quickly move towards the third category of chemical properties in case of haloarenes, that will be reaction with metals। हमने haloalkanes में भी थर्ड कैटेगरी यही देखी थी, reaction with metals। C reaction with metals, reaction with metals। फर्स्ट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, सो हम यहाँ पे हेलोअरीन लेते प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, सो ये मैग्नीशियम इस बेंजीन एंड क्लोरीन के बीच में अटैच हो जाएगा। हम जानते हैं बेंजीन का जो कार्बन होता है वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज प्रेफरेंशियली कोवैलेंट, वी नो दैट, एंड मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेफरेंशियली आयोनिक। सो दिस इज नथिंग बट एरोमेटिक ARMGX। दैट मींस व्हाट, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये आगे जाके अगर कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड दोस्तों, सपोज हमने वुड सिंथेसिस पढ़ी थी। सो वुड सिंथेसिस में हम क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे और उसको ट्रीट करते थे 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ। ठीक है, सो सपोज मैंने एक अराइल हैलाइड लिया और एक अल्काइल हैलाइड लिया। वुड सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड था, अराइल हैलाइड या हेलोअरीन नहीं रहते थे, 2 अल्काइल हैलाइड रहते थे जो सोडियम के साथ कंबाइन होते थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 अल्काइल हैलाइड आई विल टेक 1 अल्काइल हैलाइड एंड 1 हेलोअरीन। सो इन दैट केस रिएक्शन तो सेम होगी, ट्वाइस NaCl चला जाएगा, ये मिथाइल इस बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर बिकॉज सोडियम इज वेरी सेंसिटिव मेटल। सो ड्राई ईथर हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। सो यू विल ऑब्टेन टोलीन प्लस व्हाट विल बी रिमूव्ड, ट्वाइस NaCl। तो दोस्तों ये वुड सिंथेसिस ही थी, लेकिन वुड सिंथेसिस ने कभी भी ये नहीं बताया था कि हैलोअल्केन की जगह पे आप हैलोअरिन भी यूज कर सकते हो। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फिटिग। तो उस फिटिग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, वर्ड सिंथेसिस में जो बताया था अल्काइल हैलाइड, उसके एक अल्काइल हैलाइड को रिप्लेस करके अराइल हैलाइड या हैलोअरिन लगा दिया, तो उसको रिजल्ट मिल गए। वुड सिंथेसिस जैसी ही रिएक्शन हुई, लेकिन वुड्स ने नहीं बताया था हैलोअरिन को यूज को। ये फिटिग के नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए वुड्स का मॉडिफिकेशन फिटिग ने किया। इसी वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया गया, जिसमें एक हैलोअरिन और एक अल्काइल हैलाइड होता है सोडियम मेटल के साथ, उसको नाम दिया गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। सो दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स सिंथेसिस को फिटिग ने मॉडिफाई किया, FITTIG फिटिग, ठीक है। सो वुड्स को जो रिएक्शन ने बताई थी उसको मॉडिफाई किया फिटिग ने, उसने एक हैलोअल्केन की जगह पे हैलोअरिन यूज कर दिया और रिजल्ट सेम मिले, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड रिएक्शन, अब उसने फिटिग ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हैलोअल्केन को भी रिप्लेस कर दूं, अगर तो हैलोअरिन ले लूं तो। सो उसने तीसरी रिएक्शन क्रिएट कर दी। उसने क्या किया, अभी दो हैलोअरिन्स लिए सोडियम मेटल के साथ ही। सो ये वुड्स रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन वुड्स रिएक्शन का सोडियम मेटल के अलावा भी कुछ यहाँ पे यूज नहीं किया है, सिर्फ नॉलेज वुड्स यूज किया गया है। सोडियम है तो ड्राई ईथर चाहिए, मैकेनिज्म सेम होगा, ये दो Na और ये दो क्लोरीन निकल जाएंगे एज ट्वाइस NaCl एंड यू विल ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये बेंजीन इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, बाइफिनाइल, इसी को डाइफिनाइल भी कहते हैं, विद द रिमूवल ऑफ 2 moles ऑफ NaCl। अब ये वुड्स ने कभी नहीं बताया था कि दो हैलोअरिन्स यूज करके देखो क्या होता है, तो ये प्योर फिटिग ने अपना दिमाग लगाया है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम जो है प्योर फिटिग रिएक्शन है। So this is फिटिग रिएक्शन। So वुड्स फिटिग एंड फिटिग रिएक्शन में क्या फर्क है, तो फिटिग रिएक्शन में दो हैलोअरिन्स लेने हैं सोडियम के साथ, तो वुड्स फिटिग में एक हैलोअल्केन एंड एक हैलोअरिन लेना है। वुड्स रिएक्शन का सिर्फ एक ही हैलोअल्केन रिप्लेस किया गया हैलोअरिन से, तो वो वुड्स फिटिग है, और दोनों हैलोअल्केन्स रिप्लेस किए गए हैलोअरिन से, तो वो फिटिग है, लाइक दैट। लास्ट रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स विल बी फोर्थ रिएक्शन। अगेन आपको यहाँ पे फिटिग का मॉडिफिकेशन मिलेगा, जैसा कि फ्रैंकलाइन्स ने क्या किया था, सोडियम के जगह पे जिंक यूज किया था हैलोअल्केन्स में। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस सोडियम के जगह पे 2 moles ऑफ कॉपर यूज कर लिया। आप जिंक भी यूज कर सकते हो, वो फ्रैंकलाइन्स मेथड का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वहां पे सिरम्स में नहीं। तो 2 moles ऑफ Cu यूज किया। फिटिग रिएक्शन में उसने सोडियम के जगह पे क्या कर लिया, 2 moles ऑफ कॉपर यूज किया। कॉपर पानी के साथ कोई उसका प्रॉब्लम नहीं, हम देख सकते कॉपर के कितने ज्यादा युटेन्सिल्स आर्टिकल्स हम पाणी के साथ यूज करते। उलट आपण असं म्हणतो तांब्याच्या भांड्यामध्ये पाणी ठेवलं तर ते जास्त चांगलं असतं आपल्या हेल्थसाठी, बराबर। सो इन दैट केस नो नीड टू यूज ड्राई ईथर ओवर, इसका पानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पानी के साथ। तो 2 moles ऑफ कॉपर के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो आपके ये 2 moles ऑफ कॉपर क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, CuCl, ट्वाइस CuCl, या फिर एक ही कॉपर लेते हो तो CuCl2, डिपेंड करता है क्या यूज किया है उसके ऊपर, और ये बेंजीन फिर से जुड़ जाएंगे। दोबारा से आपको क्या मिलेगा, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल ही मिलेगा। और ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये महान काम किया कि सोडियम को रिप्लेस करके कॉपर लगा के देखा और रिजल्ट सेम मिला फिटिग रिएक्शन में, तो उन साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से इस रिएक्शन का नाम रखा गया, उसका नाम है उल्मान रिएक्शन। उल्मान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सजेस्ट की थी रिएक्शन व्हिच इज मॉडिफिकेशन ऑफ फिटिग रिएक्शन। होप यू आर गेटिंग ऑल द 4 रिएक्शंस दैट आर रिएक्शंस ऑफ हैलोअरिन्स विद पर्टिकुलर मेटल्स, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। चौथी रिएक्शन भी खत्म हो गई।
रब करायचंय का? ऑल राइट. So moving towards the last type of chemical properties in case of haloarenes, that will be other reactions. तो other reactions की तरफ जरा जाते हैं. किती सोप्या होत्या ना रिएक्शन्स, काही नाही, फक्त थोडंसं चेंजेस आहेत त्या रिएक्शन्स मध्ये, बाकी काही फरक नाही. सो फोर्थ कैटेगरी, अदर रिएक्शंस. इसमें दो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे. इसमें आप और भी कुछ रेफरेंस बुक्स में रिएक्शंस मिलती है आपको, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो इतने में दे रहा हूं वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों. ठीक है. सो पहली रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन. हेलोअरीन का रिडक्शन करना है या हाइड्रोजनेशन करना है, इसका मतलब ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ये रिएक्शन हमने कहीं पे तो देखी है, अगर आपको याद आ रहा होगा, याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. अगर फ्लो चार्ट बनाए हुए तो आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा कहां पे. देखिए, जस्ट ट्राई टू रिकॉल. आ रहा है क्या ध्यान में, कहां पे देखा है? यस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेन्झीन में. बेन्झीन मध्ये आपण हॅलोअरीनचं रिडक्शन केलं होतं, हायड्रोजन काढायचं, हायड्रोजन टाकायचं ना त्याच्यामध्ये. मग आपण एखादा हॅलोअरीन घेऊया, सपोज आपण घेऊया क्लोरोबेन्झीन. ठीक आहे. सो त्या क्लोरोबेन्झीनला जर आपण तोडलं, हायड्रोजन ऍड करायचा आहे, 2 मोल्स ऑफ नॅसेट हायड्रोजन घेऊया वाटल्यास. ठीक आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं हॅलोअरीनचा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोडणं एवढं सोपं नाहीये. तसे तर तुम्ही कुठलेही कपल्स वापरू शकतात, पण स्पेसिफिकली इथे आपण कुठला कपल वापरायचा? सोडियम ॲल्युमिनियम कपल वापरायचा. तुम्हाला आठवत असेल मी सांगितलं होतं, सोडियम ॲल्युमिनियम कपल इन NaOH हे जास्त करून वापरलं जातं हॅलोअरीनचं रिडक्शन करण्यासाठी. NaOH च्या 2 मॉलिक्युल्स मधनं सोडियम ॲल्युमिनियम कपल 2 हायड्रोजनचे, नॅसेंट हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स आयटम्स जे आहेत ते रिलीज करेल. हा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तुटेल, एक हायड्रोजन कार्बनला लागेल, एक हायड्रोजन क्लोरीनला लागेल. तुम्हाला काय मिळणार? पर्टिक्युलर बेन्झीन रिंग मिळणार विथ द रिमूव्हल ऑफ काय? HCl गॅस. ठीक आहे. आणि हा NaOH जिथे आहे बेसिक कंडिशन्स आहेतच. सो HCl जो ऍसिड आहे तो त्या बेस सोबत रिएक्ट होऊन न्यूट्रलाइज होऊन जाईल, म्हणजे रिएक्शन हार्मलेस असेल आपली. ठीक आहे. सेकंड रिएक्शन कि तुम्ही बघाच आधी, अगर आपको जो है 2 हेलोअरीन्स दिए, 2 मोल्स ऑफ हेलोअरीन, एक्सेस क्वांटिटी में हेलोअरीन है, और आपको इसको ट्रीट करने के लिए कहा इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएजेंट CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ये उसका नाम है. CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड. अब CH3 के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया क्लोरीन से, इसलिए इसको ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कहा जाता है. फेमस नेम क्लोरल है. ठीक है. एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यहाँ पे है. और आपको पूछा है क्या करना है. सो इन दैट केस दिस 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन गेट्स एट अ टाइम रिएक्टेड विथ क्लोरल मॉलिक्यूल. ठीक है. देखते हैं क्या होता है. क्लोरल का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम. C Cl 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 CCl3 C H डबल बॉन्ड O. ठीक है. कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहेगा. एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है, पूरे बोर्ड पे लगेगा मुझे. तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बनेगा. क्लोरल के साथ क्लोरोबेन्झीन की रिएक्शन है. ठीक आहे. लिहून घेतलं इतकं. आता मी हे डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करतोय. सो देखो, गौर से देखो, Cl C Cl Cl CH डबल बॉन्ड O. ठीक है. अब आपके हेलोअरीन कितनी क्वांटिटी मिली है? 2 क्वांटिटी मिली है. मध्यभागी गया है परत तेच झालं. Cl C Cl Cl CH
डबल बॉन्ड O। तो हमारे हेलोरिन कितनी क्वांटिटी में है? 2 क्वांटिटी में है। सो इन दैट केस वी विल टेक इन ट्वाइस क्वांटिटी, और उसका पैरा हाइड्रोजन इसकी तरफ पॉइंट आउट करें, इस तरीके से उनको अरेंज कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट क्लोरोबेंजीन, उसका पैरा हाइड्रोजन एक्सपांड कर लिया, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड क्लोरोबेंजीन, इसका भी पैरा हाइड्रोजन एक्सपांड कर लिया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटालिस्ट चल रहा है रिएक्शन। ठीक है, सो आप जानते हो क्या होने वाला है। दिस विल बी रिमूव बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकल जाना, थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड कर लो, अच्छी रहेगी, ठीक है। सो वाटर निकल जाएगा। अब ये दोनों भी क्लोरोबेंजीन्स के पैरा पोजीशंस किसको कनेक्ट हो जाएंगे? बिकॉज ये ऑक्सीजन तो चला गया है, अब इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ था, वो डबल बॉन्ड गायब हो गया, मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड रहे, तो और 2 बॉन्ड की जरूरत है। तो ये क्लोरोबेंजीन्स के हाइड्रोजन भी चले गए, तो इनको एक एक बॉन्ड की जरूरत है। तो क्लोरोबेंजीन के पैरा कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ इस तरीके से, Cl C Cl Cl CH। यहाँ पे पैरा पोजीशन वाला एक क्लोरोबेंजीन लग गया, और सपोज दूसरा यहाँ पे लग गया पैरा पोजीशन वाला क्लोरोबेंजीन। इसको कभी कभी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ट्रायक्लोरो वाला बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला में हा हायड्रोजन इथे आणि 2 क्लोरोबेन्झीन लावायचे पॅरा पोझिशनला। ठीक है, सो इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम निकालेंगे तो कुछ इसका आईयूपीएसी नेम इस तरीके से होगा, डाइक्लोरो और 2 फिनाइल, इसलिए इसको कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। सो 2 क्लोरीन 2 फिनाइल वाले स्ट्रक्चर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। कितने कार्बन्स वाले अल्केन के ऊपर? 1 और 1 2 कार्बन वाले। सो या कार्बन वर 3 क्लोरीन है, या कार्बन वर डाइक्लोरो डाइफिनाइल। सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको आप बहुत ही प्यार से जानते हो DDT के नाम से, DDT, which is acting as a what? Insecticide। किसी जमाने में इसको यूज किया जाता था। तो इट इज पॉलीहेलो कंपाउंड, पॉलीहेलो कंपाउंड में आता है ये DDT। सो कैसे बनता है? जब आपका क्लोरल रिएक्ट होता है 2 क्लोरोबेंजीन के या हेलोबेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल ऑब्टेन DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। यहां पे मैं कह सकता हूं ऑफिशियली हेलोअरीन्स भी खत्म हो गए। तो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हेलो अल्केन हेलोअरीन का, यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन सब के अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स के अलग 2 ही है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स के अलग। अगर आप पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोअरीन्स के एक ही फ्लो चार्ट में नहीं बैठा सकते हो तो उनको अलग अलग सेपरेट कर लो। SN रिएक्शंस के अलग, SE रिएक्शंस के अलग और अदर रिएक्शंस के अलग। नहीं तो मुझे तो पता है पक्का कि सारे के सारे रिएक्शंस एक ही फ्लो चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। जस्ट थोड़े बेंजीन के स्ट्रक्चर को छोटा ड्रॉ कीजिए, ज़्यादा बड़ा मत ड्रॉ कीजिए, बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कळले सगळ्यांना? सो यहाँ पे हेलो अल्केन हेलोअरीन खत्म हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट इज पॉली हेलो अल्केन या पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो ज्यादा हेलोजन वाले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो DDT है, ज्यादा हेलोजन वाला कंपाउंड है।
तो ऐसे और भी ज़्यादा हैलोजन वाले कंपाउंड से इंक्लूडिंग DDT, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी में जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वैसे इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत थियोरेटिकल है और इतना थियोरेटिकल लिखते बैठेंगे तो खाली फोकट दो लेक्चर्स लगेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है एक ही लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो वो खत्म होने के बाद आपको एक पॉइंट मैंने आपको प्रॉमिस किया था, E1 E2 पॉसिबल हुआ तो E1 CB और पॉसिबल हुआ तो SNI भी। तो SNI एंड E1 CB आर वेरी रेयर टाइप ऑफ रिएक्शंस, फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बता दूंगा, लेकिन E1 E2 के बारे में भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी 2 ही लेक्चर्स रह गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पॉली हेलो अल्केन के बारे में बता दूंगा और लास्ट लेक्चर में अदर मैकेनिज्म्स में E1 E2 कवर कर दूंगा। इज इट ओके? सबको समझ में आ गया है तो अच्छी तरीके से इसको लिखो, फ्लो चार्ट बना लो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। Ravi?